सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। चुनावों में वायदों के बीच चोली दामन का साथ रहा है और भारत की राजनीति में जब से हम देख रहे हैं तब से लगातार जब भी कोई चुनाव हो, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का या फिर वो पंचायत चुनाव क्यों ना हो, नेता बड़े बड़े वायदे करते हैं वोट हासिल करने के लिए। बहुत से वायदे चुनाव के बाद पूरे होते, बहुत से नहीं भी होते। लेकिन जब भी हम तमिलनाडु के चुनावों की बात करेंगे तो वायदों का वहां पर जिस तरह से कारोबार होता है वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। जी हां, मैंने कारोबार शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि तमिलनाडु के चुनावों में अक्सर हम देखते हैं कि हर चुनाव में बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, मुफ्त उपहारों की बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं और मतदाताओं को फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मंगलसूत्र। उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु में चुनाव हो और मुफ्त उपहारों का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो लीजिए जनाब, एक बार फिर से तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में मुफ्त उपहारों के वायदों की झड़ी लग चुकी है। फ्रीबीज की राजनीति में कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। मुख्यमंत्री जयललिता की एआईडीएमके ने मतदाताओं से वायदा किया है कि चुनाव जीते तो विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप, मोबाइल फोन, पंखे, शादी के समय गरीबों को 4 ग्राम सोना और 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके जवाब में करुणानिधि की डीएमके ने विद्यार्थियों को 10 GB मुफ्त इंटरनेट डेटा, सस्ती दरों पर मोबाइल फोन और मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 9 महीने करने का वायदा किया है। एआईडीएमके और डीएमके के बीच चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगे विजयकांत के नेतृत्व वाला चुनावी मोर्चा तो मुफ्त उपहारों के वायदों में और भी आगे बढ़ गया। उन्होंने चुनाव जीतने पर 45 रुपए लीटर पेट्रोल और 35 रुपए लीटर डीजल देने और किसानों को विदेश यात्राएं कराने का वायदा किया है। वैसे तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में मुफ्त उपहारों की ये होड़ का सिलसिला 2006 में शुरू हुआ, जब करुणानिधि ने 2 रुपए किलो की दर से चावल देने का ऐलान किया। जवाब में जयललिता ने 10 किलो चावल मुफ्त देने की घोषणा कर दी और फिर एक से बढ़कर एक तोहफे देने का सिलसिला शुरू हो गया, जो बढ़ते बढ़ते रंगीन टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन और मंगलसूत्र तक जा पहुंचा। वैसे चुनाव में राजनीतिक पार्टियां वायदे तो करती ही हैं, लेकिन बहुत से अर्थशास्त्री मानते हैं कि तमिलनाडु में मुफ्त उपहारों की राजनीति खतरनाक स्तर तक पहुंचती जा रही है। इन मुफ्त उपहारों के लिए राज्य को हर साल 20 से 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तमिलनाडु वायदा क्या ये मतदाताओं को लुभाने का भ्रष्ट आचरण है? हमारा आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दूसरा सवाल आज का, वो दूसरा सवाल, क्या चुनावों में मुफ्त उपहारों के वायदों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? यह हमारा आज का दूसरा सवाल है। मुफ्त उपहार, फ्रीबीज पर क्या प्रतिबंध लगना चाहिए? और जो 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ गोपाल अग्रवाल साहब हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है गोपाल जी। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सिंह है, डॉक्टर सुधीर सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के स्पोक्स पर्सन के लिए, क्योंकि यहां पर ज्यादातर बात जो है वो तमिलनाडु की राजनीति की हो रही है और तमिलनाडु की राजनीति की बात करें तो वहां पर कांग्रेस डीएमके के साथ फिलहाल चुनाव लड़ रही है। डीएमके ने भी चुनाव में उपहारों की बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीजेपी अकेले लड़ रही है, लेकिन दिक्कत दोनों स्पोक्स पर्सन के साथ यह है कि चाहे डीएमके हो या एआईडीएमके हो, दोनों के साथ जो है गलबैयां ये दोनों पार्टियां अक्सर करती रहती हैं। तो किसको डिफेंड करें, किसको ऊपर खिलाफ बोले, ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और गोपाल जी, किस तरह से देखते हैं आप इन बड़े बड़े उपहारों की घोषणा एक बार फिर से की गई है? क्या ये भ्रष्ट आचरण है मतदाताओं को वोट लेने का? क्योंकि सीधा सीधा अगर हम देखें जनप्रतिनिधित्व कानून की जो धारा 123 है वो ये कहती है कि किसी भी तरह से मतदाताओं को रिश्वत नहीं देनी चाहिए। क्या आप इसको रिश्वत मानते हैं? देखिए, रिश्वत तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें एक जो फाइनेंशियल लॉजिक है वो कहीं ना कहीं डीरेल हो रहा है। अब आप देखिए, ये जो जनरल अनाउंस करते हैं वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दे रहे, ये समाज के हर वर्ग को गरीबी के आधार पे दे रहे हैं। तो एज ए प्रिंसिपल इसको आप नहीं कह सकते कि आप मैनिफेस्टो में अनाउंस कर रहे हैं वो चीजें दे रहे हैं, किसी एक गरीब वर्ग को दे रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं के क्राइटेरिया
ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात तमिलनाडु में क्या है कि ये जो कॉम्पिटिटिव शुरू हो जाता है कि मैं 2 रुपए किलो दूंगा तो दूसरा 1 रुपए देगा, वो 10 किलो देगा तो मैं 15 रुपए किलो दूंगा। और सबसे बड़ी बात तमिलनाडु में समस्या अब ये आ गई है कि जब आप उसके फाइनेंसेस, जो आपने भी कहा 2 लाख करोड़ का तो उनका डेट है, इनके लिए जितने ये 40,000 करोड़ के या 30,000 करोड़ के ये जो अभी इसका आइडेंटिफाई भी नहीं किया, जो उन्होंने फ्रेबीज अनाउंस किए हैं, उनके लिए क्या बजटरी प्रोविजन है क्या? और प्रोविजन की बात तो छोड़ दीजिए, क्या स्टेट उनको अफोर्ड कर सकता है? अगर स्टेट आज की स्थिति मैंने पूरी देखी है, तमिलनाडु की जो बैलेंस शीट्स है या स्टेट बैलेंस शीट्स है, उसमें वो इनको किसी भी तरह से यह दे नहीं सकते। इसका मतलब वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, दोनों ही। नहीं, झूठ बोलना कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड ये दिखाता है कि जो वायदे किए जाते हैं तमिलनाडु में वो पूरे तो किए हैं पॉलिटिकल पार्टियों ने। वो भले ही पैसा कहां से आया ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। केवल अगर आप देखेंगे तो सरकार के जो अनाउंसमेंट्स होते हैं तो उनमें टाइड अप स्कीम्स है। अगर आपने एक चीज कर दी आज वो कर तो किसी दूसरी चीज को हटा दी, तो आप ये तो नहीं बता रहे कि मैं वो सब्सिडी हटा दूंगा, वो जो लोगों की एंटाइटलमेंट है वो खत्म कर दूंगा। तो अल्टीमेटली या तो आप ये करेंगे कि ओवरऑल सब्सिडी का अमाउंट उतना ही रखेंगे, आज चावल दे रहे हैं तो कल गेहूं देंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि पैसा इस जेब से निकाले और उस जेब में डाल दिया, ये मतदाताओं के साथ हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कि उनके साथ हो सकता है इस तरह के। तो इसका लगता है कि अल्टीमेटली तमिलनाडु में खासकर इस बार यही करने वाले हैं और इसलिए जनता को आगाह रहना चाहिए कि क्या ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं यह प्रॉमिस करने की स्थिति उनके बजटरी प्रोविजन है कि नहीं है। बिल्कुल, यह मतदाताओं को गुमराह करने वाला भी हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं गोपाल अग्रवाल जी। आलोक जी, आप क्या मानते हैं, क्या ये एक तरह का रिश्वत है? जैसे मैंने पहले शुरुआत में इनसे सवाल किया था, वही सवाल आपसे भी, क्या ये मतदाताओं को लुभाने के लिए एक तरह की रिश्वत दी जा रही है क्या? देखिए, इसको डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है कि लुभाने के लिए जो आचरण है वो भ्रष्ट है कि नहीं है। इसमें इसको डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ऐसी स्कीम लॉन्च करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो बनता है, तमाम चीज़ें आती हैं, विजन डॉक्यूमेंट आता है, तो कहीं ना कहीं अशोक जी उसके अंदर गरीब वर्ग को आगे लाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए तमाम योजनाएं आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो गरीब वर्ग के लिए सर मैं आ रहा हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बीपीएल फैमिलीज के लिए हैं या स्पेशली गर्ल्स के लिए स्टार्ट की कहीं सरकारों में। ठीक है, 1977 में जिस तरह से 1 रुपए के अंदर 3 किलो चावल देने की योजना पहली बार डीएमके के ही जो इनके अन्ना साहब थे पहले वो लेकर आए, और उसके बाद कांग्रेस को काफी नुकसान रहा। तो कहीं ना कहीं जो फ्रीबीज है, इससे वोटर लुभावन, कहीं ना कहीं लोक लुभावन मामला होता है। एक मिनट, आप अपनी बात आए करें। आपने एक बड़ी दिलचस्प बात आपने कहा कि कांग्रेस को इससे मतलब तमिलनाडु डीएमके को फायदा हुआ। आप मानते हैं कि अगर तमिलनाडु में कांग्रेस कहीं पिछड़ गई है अगर इस राजनीति में, तो उसके पीछे फ्रीबीज की राजनीति ने भी काम किया, जैसा आपने? देखिए, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं फ्रीबीज की राजनीति के 2-3 उदाहरण आपको सामने दिखेंगे। 1977 का एग्जाम्पल मैंने दिया, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि 10 साल से बहुत ज्यादा एक तरह से होड़ लगी हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आता है। तो 2 एंगल है इसको देखने के, कि इलीगल है या वो किस तरह से गलत है, भ्रष्ट आचरण है कि नहीं है। जैसे कि आपने अभी कहा जनप्रतिनिधित्व कानून में उसके अंतर्गत आता है कि नहीं, ये एक लीगल एंगल है। दूसरा एंगल आता है मोरल। मैं समझता हूं मोरली कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। लीगली अगर ये गलत होता तो इलेक्शन कमीशन अभी तक लीगली तो गलत नहीं, इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि क्या ये उल्लंघन है 123 का, और सुप्रीम कोर्ट ने तब ये कहा था, ये 2013 की बात है, और तमाम चुनाव आयोग को कहा कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाए और इस पर चर्चा करे। दिलचस्प बात यह है कि जब पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया गया, 5 नेशनल और साथ जो तमाम करीब 30 रीजनल पार्टियों को बुलाया गया, सिर्फ बीएसपी को छोड़ दें तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस सहित कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थे, उन्होंने कहा नहीं, फ्रीबीज पे बैन नहीं लगना चाहिए। तो कम से कम ये बात है कि आप लोग इस पर बैन लगाने के पक्ष में नहीं थे। इसमें देखिए, बैन लगाना, किसी भी चीज को नेगेटिव लेकर जाना, उसके नकारात्मक पहलू भी हैं। अगर आप हेल्थ के ऊपर कोई स्कीम लेकर आते हैं, नहीं सर, आप एजुकेशन, हम कह ही नहीं रहे हेल्थ पे सर, जितना देना दीजिए हेल्थ में। सर, फ्रीबीज में हेल्थ और एजुकेशन का भी है। अगर आपने लैपटॉप दिया, एक तरफ एक एंगल दिखता है कि यार लैपटॉप अगर दिया जाएगा, लेकिन लैपटॉप से अगर लड़कियां पढ़ रही हैं तो कहीं अच्छा सर, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, ये कौन सा वो है? आप कल्याणकारी जब तक रहते हैं तब तक समझ आता है, स्टेट को कल्याणकारी होना चाहिए। अशोक जी, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि हेल्थ और एजुकेशन ऐसे 2 फील्ड हैं जिसमें अगर कोई भी तमाम योजना, उसमें कोई चैलेंज नहीं कर रहा, कोई चैलेंज नहीं कर रहा। लड़कियां अगर साइकिल लेकर जाती हैं, उसमें भी कोई चैलेंज नहीं कर रहा, तो अच्छी बात है। उस पर कोई चैलेंज नहीं कर रहा। बैन लगा देंगे तो आप इस तरह की चीजों को भी प्रमोट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन मोरली
दूसरा इलीगल हमने एक पक्ष रखा, मोरली पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की चीजें ना दें, जैसे मंगलसूत्र दे देना। एक तरफ मंगलसूत्र बीजेपी में, जैसे अभी मध्य प्रदेश में सुना कि वो नकली मंगलसूत्र बंट गए, ऐसी चीजें भी सामने आती हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि जिस भी चीज से ऐसा लगता हो कि वोटों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी लोकतंत्र और प्रजातंत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। बात है कि आपने नैतिकता की बात की, नैतिक इसका जो पहलू है उसकी बात की। दिक्कत ही वाली बात है कि जब नैतिकता की बात आती है तो लोग पॉलिटिकल पार्टियों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते इसकी। और जो दूसरी बात आपने कही कि बैन नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी दूसरी भी चीजें होती हैं, जाहिर तौर पर वो एक एंगल इसमें हो सकता है। लेकिन मैं डॉक्टर सुधीर से भी पूछूंगा इस पर, लेकिन एक छोटा सा यहां पर ब्रेक हम लेते हैं। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में फ्री बीज की पॉलिटिक्स, मुफ्त उपहारों की राजनीति। चुनाव में जिस तरह से एक बार फिर से बड़े बड़े ऐलान हुए हैं, मुफ्त में आपको मोबाइल फोन दिया जाएगा, 4G और 3G कनेक्शन दिए जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे वायदे एक बार फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने किए हैं। और एक तीसरा मोर्चा जो वहां पर विजयकांत साहब की पार्टी बनकर आया, उसने तो कहा है कि वो किसानों को विदेश यात्राएं करवाएंगे। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि नई तकनीक सीखने के लिए। लेकिन क्या इस तरह के वायदे जो हैं वो वोटर्स को लुभाने के लिए एक तरह की रिश्वत दी जा रही है? और दूसरा सवाल यह भी है, क्या इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक शर्मा जी और डॉक्टर सुधीर सिंह जुड़े हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ब्रेक पर जाने से पहले हम जो तमाम मुद्दे कर रहे थे, गोपाल जी ने एक बात बहुत साफ तौर पे की, क्योंकि वो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, बीजेपी के भी आर्थिक मामलों को देखते हैं, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरह का वहां का बजट है तमिलनाडु का, उसको देखकर साफ तौर पर लगता है कि ये वायदे पूरे नहीं हो पाएंगे और अगर करना है तो कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी। आलोक शर्मा जी ने कहा कि इस पर प्रतिबंध लगाना जो है कानूनी रूप से सही नहीं, लेकिन नैतिक किसके जो पहलू हैं उस पर जरूर विचार होना चाहिए। डॉक्टर सुधीर सिंह, नैतिकता की बात पॉलिटिकल पार्टियों से लोग कम उम्मीद करते हैं कि वे उस पर कुछ स्टैंड लेंगे, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके जो दो बड़े पार्टियां, मोर्चे हैं, उसके साथ गलबैया कांग्रेस और बीजेपी दोनों करते रहे, तो इसलिए शायद खुलकर कोई विरोध भी नहीं करता। क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरा जो मुफ्त उपहार प्रकरण है ये तमिलनाडु का प्रकरण नहीं है, पूरे देश में ये चलता है और चलने लगा है। दिल्ली में जो चुनाव हुए विधानसभा के, तो अगर आप पैसे के हिसाब से देखें भाई साहब, उसका अनुमान लगाएंगे, आर्थिक
विशेषज्ञ हैं, मुझे लगता है 3-4 लाख करोड़ रुपए में वो 5 साल का प्रोमिस को अगर आप बांध सकते हैं, और दिल्ली सरकार का बजट हार्डली 10-12 हजार करोड़ का है, तो 5 साल में 60,000 करोड़ में जाता है। तो ये, लेकिन तमिलनाडु में तो अति हो रहा है। लेकिन जहां तक कानूनी पक्ष है, दिनेश गोस्वामी कमेटी से लेकर के अभी तक जितने चुनाव सुधार कमेटी के अनुशंसाएं आई हैं, उनमें आंशिक तौर पर इन पर कंट्रोल करने की एक बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर चुनाव आयोग को, राजनीतिक दलों को फटकार लगाई है। लेकिन आज के डेट में जो स्थिति बनती है, किसी तरह के वादे करना जो मैनिफेस्टो में है वो गैर कानूनी नहीं है। आमतौर पर मैनिफेस्टो विपक्षी पार्टी थोड़ी सी पढ़ती है, प्रेस वाले भी नहीं पढ़ते हैं। खास करके आप देखें, अटल जी ने जब बम फोड़ा तो लोगों ने कहा भाई ये बम कहां से फोड़ दिया, कहीं नहीं था। अटल जी खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उन्होंने कहा भाई पेज नंबर फल्ला में जाओ, हमने दिया। पढ़ा ही नहीं तो ये स्पष्ट है कि लोग पढ़ते ही नहीं। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात यहाँ बता दूं मैं आपको कि तमिलनाडु में एक सर्वे हुआ था, और ये जो मुफ्त उपहारों की बात है, 70% 70% मतदाताओं ने कहा था कि जो मुफ्त उपहार की बात होती है वो उन तक जरूर पहुंचती है और उस पर वो जरूर गौर करते हैं। तो वहां पर जो है स्थिति दूसरी है, कम से कम फ्री जब उपहार की बात होती है तो मतदाता तक पहुंच भी जाती है बात बहुत ही। देखिए, इसमें बड़ा एक दिलचस्प बात है। तमिलनाडु हम बराबर जाते हैं, हमने देखा है तमिलनाडु नॉर्थ इंडिया से बहुत ज्यादा विकसित है। कच्चा मकान आपको गाँव में शायद मिले, तो इसके बावजूद मुफ्त के उपहारों पर इतनी ललक लोगों में और पार्टियों को देने की होड़, तो कहीं न कहीं वोट कैचिंग मशीन के तौर पर पार्टियां इसका इस्तेमाल करती हैं। अब इसमें 2-3 बात हो सकती है। जब तक कानूनी तौर पर पाबंदी नहीं लगता है, राजनीतिक दलों में एक नैतिकता की सीमा के तहत उस पर एक नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह होना चाहिए कि जो सिविल सोसाइटी सेक्टर है, मीडिया है, ये इस बात को हाईलाइट करे। और अंतिम बात यह हो सकती है कि जनता को, जैसा कि इन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ का कर्ज है, तो ये पैसे कहां से आएंगे, और कहीं ना कहीं वेलफेयर कंसेप्ट से ही डाइवर्ट होंगे, तो नुकसान जनता का ही है। तो जनता को समझना चाहिए कि ये जो फीस मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं से उन्हीं की जेब से पैसा निकलेगा, उनका नुकसान है, और लार्जर इंटरेस्ट में एक बड़ी दिलचस्प बात है गोपाल जी, क्योंकि अब इन्होंने कहा, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, पर उस सवाल में मेरी एक बात जोड़ना चाहूंगा। सवाल तो ये है कि क्या आपको लगता है इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? कि आलोक जी ने जैसा कहा कि भाई कानूनी रूप से प्रतिबंध है, लेकिन नैतिक इसके पहलू हो सकते हैं, प्रतिबंध लगाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात और जो ये कह रहे हैं, हम दक्षिण में देखते हैं कि ये चीज लोग कहते हैं दक्षिण में ज्यादा है, पर केरल में भी चुनाव हो रहे हैं। केरल में इस तरह के मुफ्त उपहारों की बात नहीं होती, तमिलनाडु में होती है। तो क्या आपको लगता है कि तब क्यों, क्या शिक्षा, क्योंकि केरल में कहते हैं कि पहला स्टेट है जहां लोग सबसे ज्यादा शिक्षित हुए, सबसे पहले 100% शिक्षा हासिल हुई, क्या पढ़े लिखे लोग होने के बाद ये चीज बदल सकती है? देखिए, 2 चीजें। एक चीज आपने जो बात की, इसमें एक अगर कानूनी वाली बात आ रही है, सबसे पहले हम उसको देख लें कि कानून से प्रतिबंध लगेगा तो क्या इसका सोल्यूशन होगा। आप इलेक्शन कमीशन को फिर ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। आज आप देखिए तमिलनाडु में क्या लोग सीधे डायरेक्ट जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों को जाके कैश बांट रहे हैं, उनको वो गोल्ड दे रहे हैं, और उनको 5 मतलब कई तरह के प्रलोभन दे, जो डायरेक्ट प्रलोभन नहीं है वो सीधा दे रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है क्या उसको रोक पा रहा है? तो अल्टीमेटली कानून से इलेक्शन कमीशन को वो तो कम से कम रोक देना चाहिए। यह बात इलेक्शन कमीशन को ध्यान में रखनी चाहिए। तो कानून से प्रतिबंध वहां पे है, उतना भी इंप्लीमेंट हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें तो जनता को, जो केरला की बात आपने की, इसमें तो एजुकेट करना है, क्योंकि इसमें कानूनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंटली मैनिफेस्टो में लिखा गया है और ये अक्रॉस द सेगमेंट लिखा गया। ये इसके लिए क्राइटेरिया भी डिफाइन किए गए, तो कानूनी इसमें गलत नहीं है, लेकिन मॉरली इसमें गलत है। तो जनता को समझना चाहिए कि आज जैसे तमिलनाडु में AIADMK कह रहा है कि 25 रुपए लीटर हम दूध देंगे और दूसरी तरह मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दूध का बढ़ा देंगे, तो अल्टीमेटली वो लॉस कौन बेयर करेगा? दूध की बात कर रहे हैं, विजयकांत जी ने तो ऐलान कर दिया कि पेट्रोल देंगे 45 रुपए में, डीजल देंगे 35 रुपए में। अल्टीमेटली पेट्रोल बेचना उनका काम नहीं है, स्टेट्स का काम नहीं है। अल्टीमेटली जनता को समझना पड़ेगा कि टैक्स किससे कलेक्ट करेंगे ये देने के लिए, तो जनता ही तो टैक्स देगी। तो जनता को ये बेवकूफ बनाने की जो प्रक्रिया है कि यहां से देंगे हम टैक्स लेंगे, तो जब आप कहते हैं जनता को बेवकूफ बना, तो आलोक जी जनता को ये वायदे करने के लिए दोषी तो पॉलिटिकल पार्टियां ही है ना। जनता को एजुकेट करने का काम तो पॉलिटिकल पार्टियों का ही है ना। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस की बात है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज पिछड़ रही हैं, और रीजनल पार्टीज, मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि रीजनल पार्टीज इस तरह की चीजें ज्यादा लाती हैं।
नेशनल पार्टी के लिए क्योंकि संभव भी नहीं है, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक दबाव भी उनके ऊपर मीडिया का और तमाम चीज़ों का रहता है। लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं, एक रास्ता हो सकता है कि इसके ऊपर किस तरह से नैतिक और वैधानिक आधार पर इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, और ऑनगोइंग इलेक्शन प्रोसेस जैसे अभी तमिलनाडु में चुनाव रहे तो उसमें वहां पर इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा कहीं ना कहीं सक्रिय रहने की आवश्यकता है। लेकिन निम्न वर्ग के अगर उत्थान के लिए आप कोई चीज योजना लेकर आते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। जहां पर भी लालच की कोई बात आती है तो उसकी कहीं ना कहीं एक डिमार्केशन आनी चाहिए, एक सीमा आनी चाहिए कि भाई आप इस तरह से चीजें नहीं दे सकते हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, फूड सिक्योरिटी बिल है, तमाम चीजें ऐसी हैं जो गरीब लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी गरीबी काफी है, उनको आगे लाने के लिए पिछड़े लोगों को अगर एजुकेशन में, हेल्थ में आप आगे लाने का प्रयास करते हैं तो वो सराहनीय भी है। लेकिन तमिलनाडु में खासतौर पर एक ऐसा प्रचलन रहा जो निंदनीय भी है कहीं ना कहीं, उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी नजर आते हैं, एक पॉलिटिशियन के नाते भी और एक हिंदुस्तानी के नाते भी। और उसका असर आपने उत्तर प्रदेश में देखा। उत्तर प्रदेश में चलो लैपटॉप रहा, बिहार में साइकिल रही, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी एक उसके अंदर आई। दिल्ली के अंदर अभी एजुकेशन की आपने बात की कि केरला के अंदर 100% लिटरेसी क्या कहेंगे, और दिल्ली में क्या कहेंगे आप कि दिल्ली में जो हुआ, पानी, फ्री वाईफाई, सभी कुछ फ्री के चक्कर में बहता चला गया। 67 सीटें, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जो दिल्ली में सत्ताधारी दल है पार्टी केजरीवाल, वो गायब हो गई, उसको फ्री कहाँ चले गए वो। लेकिन लोगों ने नहीं सोचा कि फ्री अगर कोई चीज जा रही है तो टैक्स पेयर्स भी हम ही हैं, हम ही टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर, और हम ही को अगर वो सुविधाएं भी नहीं मिले तो डबल नुकसान हो गया। कॉस्ट तो हम ही देंगे, कॉस्ट तो वोटर की जेब से ही निकलेगी, मतदाताओं को सोचा है। लेकिन बात बड़ी है कि भाई एजुकेट करना, जो बार बार बात आ रही है कि वोटर्स को एजुकेट करना, वोटर्स को एजुकेट करने का काम पॉलिटिकल पार्टियों का भी है, और इसके अलावा जो है बाकी सामाजिक संस्थाएं उनका भी काम है, पर वो नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती, इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मुफ्त उपहारों की बात कर रहे हैं तमिलनाडु के संदर्भ में, क्योंकि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बहुत ज्यादा मुफ्त उपहारों का ऐलान हुआ है। आलोक जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बोला चुनाव सुधार इसके लिए होना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन हमने यही भी इस बात को भी स्वीकारा तमाम लोगों ने कि भाई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोगों को एजुकेट करें। तमिलनाडु के अगर संदर्भ, मैंने शुरुआत में कहा कि आप दोनों लोग डीएमके एआईडीएमके के साथ रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो है आप वहां पे डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़ी पार्टी होने के नाते क्या आपको लगता नहीं कि जिम्मेदारी थी कि उनको कहे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना घोषणा पत्र बनाए? देखिए, मैं समझता हूं इसमें ऐसा नहीं कि डिस्कशन नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने कभी, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, हमने इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़े, हम 10 साल केंद्र में सरकार में रहे, उस समय पर भी विभिन्न राज्यों में हमने चुनाव लड़ा। हमने कभी इस तरह की फ्रीबीज की बात नहीं की जिसका कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी तरह के विकास के ऊपर नकारात्मक प्रभाव आता हो। हम कभी इस पक्ष में नहीं रहे हैं। लेकिन रीजनल पार्टीज, मैंने बार बार कहा कि इस तरह की चीजें हैं, वहां आज डीएमके की मजबूरी है कि एआईडीएमके ऐसा कर रहा है, एआईडीएमके की मजबूरी है कि डीएमके ऐसा कर रहा है। तो रीजनल पार्टीज को भी नेशनल पार्टीज के साथ मिलने में कहीं ना कहीं ये चीज सोचनी पड़ेगी कि भाई इस तरह की आप फ्रीबीज अगर देते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। बिल्कुल। सुधीर, डॉक्टर सुधीर जी, आप सहमत है इस बात से? क्या सिर्फ रीजनल पार्टियों को इसके लिए दोष दिया जा सकता है?
देखिए, इसमें मैं दो अलग पक्ष देखता हूँ। दोनों मुख्य जो डीएमके आईडीएमके जो मुख्य रीजनल पार्टी जो बरसों से शासन कर रहे हैं तमिलनाडु में, वो कहीं न कहीं उनको ये आभास हो गया है कि उनके गवर्नेंस मॉडल में इतना दम नहीं है कि लोग उन्हें वोट दें। तो ये मुफ्त उपहार का इन्होंने एक सोसा छोड़ा है और उसके आधार पर लोग नासमझ लोगों से वोट खींच लेते हैं और इस हिसाब से जीत की गणित बनाते हैं। और कहीं न कहीं ये एक बड़ा अवसर राष्ट्रीय दलों के लिए है कि अगर वो गवर्नेंस का अपना एक मॉड्यूल साबित करते हैं तो तमिलनाडु भी अब बदलाव के तरफ देख रहा है। जो दो दलों में पिस रहा है पिछले 20 साल से, भ्रष्टाचार तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है। अगर आप तमिलनाडु में लोगों से बात करें तो जो 50 रुपए का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में है, वो तमिलनाडु में 5000 रुपए का भ्रष्टाचार है। तो इससे भी लोग उब चुके हैं। तो कहीं न कहीं एक साफ सुथरा विकल्प अगर उपलब्ध हो तो लोग इस जाम से बाहर। एक आंकड़ा ये कहता है कि तमिलनाडु में बीते 10 सालों में, एक दशक में 33,000 किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं, कि किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। तो गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर, वो समस्या है वहां पर। फिर वही बात आती है कि जिम्मेदारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की है और आप नेशनल पार्टियां अभी वहां पर अपना घुस नहीं पा रहे हैं। तो घुसने के लिए शायद डीएमके का सहारा लिया जाता है, या फिर गवर्नेंस पर आपको नहीं लगता कि जोर देना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारा तो पार्टी का बहुत स्पष्ट है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट का करना। पूरी फिलॉसफी हमारी, खासकर मोदी जी की ये रही है कि व्यक्ति को एंटाइटलमेंट ना करे। जो आप केंद्र में भी देखिए, पिछले सीएजी की रिपोर्ट थी कि 26 सोशल सिक्योरिटी की स्कीम के अंदर से 25 स्कीम्स में बहुत भ्रष्टाचार था। तो अल्टीमेटली जब ये आप सोशल एंटाइटलमेंट की बात करेंगे, इस तरह की करेंगे, तो भ्रष्टाचार उसमें आ जाता है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक लीकेजेस भी होती हैं। और आप इसी का आप उदाहरण भी देखिए, आप तमिलनाडु में देखिए, वहां का 23% बजट आ रहा है एक्साइज फ्रॉम ये जो शराब से। तो अल्टीमेटली आप ये रिसोर्सेज कहां से जनरेट करें? वहां पे एक लोगों का मूवमेंट है कि आप शराबबंदी भी करिए, कंट्रोल तो करिए। तो फिर तो आपके 25-30 जो 70,000 करोड़ का बजट है, उसमें से 25-30 हजार करोड़ तो आपका एक्साइज शराब से आ रही है। वो आप कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब गलत राह पे ले जा रहे हैं ना। आप वहां पे बढ़ावा इतना दे रहे हैं, वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे, वहां पे भ्रष्टाचार को पनपने दे रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए कि डीएमके को तो रोकना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए। जवाब और हम इसीलिए कह रहे हैं जवाबदेही सभी पॉलिटिकल, बिल्कुल समय नहीं है, जवाबदेही तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों की, इसमें सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की हम बात नहीं करें। और जो रीजनल पार्टियां हैं इस तरह के वायदे करती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों को, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनकी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि उठकर इसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन बात यही है कि यहां पर वोटों का जब गणित होता है तो बहुत कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना पड़ता है और वोट के लिए ही कहीं ना कहीं ये मुफ्त उपहारों का ऐलान होता है। जाहिर तौर पर अब वक्त आ गया है कि मतदाता जागरूक हों, इसके खिलाफ खड़े हों। राजनीतिक पार्टियों से हम बहुत उम्मीद रखेंगे तो हमें शायद निराशा ही हाथ लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी बुधवार को। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।